हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। हम पूरी तरह से कवर करेंगे और उनका सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे और हर क्वेश्चन को इन डिटेल कवर करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट अगर इस तरह के क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग पटवारी के पेपर में पढ़ते हैं तो उनको कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए, इस तरह की इन डेप्थ नॉलेज हर एस्पिरेंट को मिले। तो ये सारी की सारी सीरीज जो है इसे सेक्शन वाइज कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के सेक्शन को कवर करेंगे। ये एक इनिशिएटिव है himquiz.com और लर्निंग लोकस का। आप इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो 2019 के एचपी पटवारी के पेपर में पड़ा था वो था चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट मतलब जो सही नहीं है, गलत। तो यहां पर हमें कुछ पेयर दिए गए हैं, जिसमें पहला पेयर है गूज, गीज, ट्राउट, ट्राउट, स्वाइन, स्वाइन, बेसिस, बेसिस। दैट मीन्स कि ये नंबर का क्वेश्चन है, नाउन नंबर का क्वेश्चन है। नंबर मीन्स सिंगुलर टू प्लूरल का। तो गूज जो होता है, गूज का मतलब होता है बतख, और इसका प्लूरल गीज होता है, ये सही है। ट्राउट का ट्राउट्स, ये गलत पेयर है, क्योंकि ट्राउट जो होती है वो होती है एक फिश, और फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता है। इसी तरह से शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता है। ऐसे ही स्वाइन का प्लूरल स्वाइन होता है और बेसिस का प्लूरल बेसिस होता है। तो ए, सी और डी ठीक है, जबकि बी गलत ऑप्शन है। तो हमारा आंसर बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर अगेन। तो यहां टाइगर, टिग्रिस, कोल्ट, फिली, गेंडर, गूज, मिल्कमैन, मिल्कमेड। दैट मीन्स ये क्वेश्चन है जेंडर का, नाउन जेंडर का क्वेश्चन। तो इंग्लिश में दो तरह के जेंडर होते हैं, एक मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, राइट। तो टाइगर मैस्कुलिन है, टाइगर का टिग्रिस ठीक है, कॉल्ट का फिली ठीक है। कॉल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा, लेकिन कौन सा बच्चा? नर। तो घोड़े का जो मादा बच्चा होता है उसे फिली कहते हैं। इसी तरह से गेंडर, गूज, मेल बतख को गेंडर और फीमेल बतख को गूज कहते हैं, और मिल्कमैन, मिल्कमेड। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक हैं, इसमें कोई इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जब 2019 में ये क्वेश्चन पड़ा था तो इस क्वेश्चन में अपील की जा सकती थी कि इस क्वेश्चन में देयर इज नॉट अ सिंगल आंसर। ठीक है, जितनी भी मल्टीपल चॉइसेस दी गई थी उनमें से एक भी आंसर नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। नाउ इट इज सेंटेंस। तो सही सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, और ये वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट में होना चाहिए, राइट। तो सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से। यू, ही एंड आई तीनों ही सब्जेक्टिव केस हैं, राइट। एंड तीन है तो ये प्लूरल हो जाता है, इसलिए आर लगी है, प्लूरल वर्ब। वॉचिंग टीवी, आर के साथ V4 आता है। ये सेंटेंस एकदम ठीक है। नाउ इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब इट अगर आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, तो आगे आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन आई जो है वो तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। तो ये क्वेश्चन सॉरी ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है, राइट। लेकिन इस तरह से ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। लेकिन अगली स्टेटमेंट को आप जब देखेंगे तो इसमें देखते हैं
लेट मी एंड ही, लेट के बाद मी आता है और फिर ही आता है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का भी तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ही सब्जेक्टिव है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। एंड ही इज वाइजर देन आई, यहां पर भी मी होना चाहिए, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है। यहां हो सकता है 2019 में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो, ये इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पूछना चाहता हो, तो ये भी अगेन अपील में जाना था क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर अगेन शोइंग द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव्स। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे होती है? A1, A2 एंड A3। A1 को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, A2 को कंपैरेटिव एंड A3 को सुपरलेटिव। तो A2 कैसे बनती है? A2 में ER एज सफिक्स ऐड होता है और A3 में EST एज सफिक्स ऐड होता है। और नहीं तो इरेगुलर फॉर्म में मोर प्लस पॉजिटिव फॉर्म एंड मोस्ट प्लस पॉजिटिव फॉर्म, राइट। तो यहां देखते हैं वेल, बेटर ये ठीक है, इल, वर्स ये ठीक है, लेट, लेटर गलत है, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली ठीक है। अब ये क्यों गलत है? हमने तो कहा ER फॉर्म, लेकिन लेट की कंपैरेटिव फॉर्म लेटर होगी, ना कि लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला या पीछे वाला, राइट। तो इसलिए आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स, राइट। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं अ लिटल, द लिटल, लिटल, फ्यू। तो अब लिटल, लिटल, लिटल एंड फ्यू, तो लिटल और फ्यू में क्या अंतर है पहले तो ये समझ लेते हैं। लिटल जो लगता है डिटर्मिनेंट वो कहां लगता है, और फ्यू जो लगता है डिटर्मिनेंट वो कहां लगता है, राइट। तो लिटल जो है वो लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, राइट। और फ्यू जो है वो लगता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। मीनिंग दोनों का एक ही होता है, फर्क क्या होता है? फ्यू काउंटेबल के साथ लग रहा है और लिटल अनकाउंटेबल के साथ लग रहा है। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इनका बहुत कम। बहुत कम मतलब ना के बराबर, निग्लिजिबल, राइट। तो अ लिटिल का क्या मतलब होता है? अ लिटिल का मतलब बहुत कम, लेकिन ना के बराबर नहीं। द लिटिल का मतलब थोड़ा, लेकिन जितना है सारा का सारा, थोड़ा बहुत जितना भी। लिटिल का मतलब ना के बराबर, फ्यू का मतलब ना के बराबर, राइट। तो अब फ्यू काउंटेबल है और लिटिल अनकाउंटेबल है। नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो नॉलेज जो है वो तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ फ्यू तो नहीं लगेगा। अब अगर मेरी दादी ना तो पढ़ सकती है ना लिख सकती है, तो उसे ना के बराबर ज्ञान है, राइट। तो यहां आएगा शी हैज लिटिल नॉलेज, तो सी आपका ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज, राइट। तो अब फूड, फूड के लिए सम का मीनिंग है कुछ, एनी का मीनिंग है
कोई, द लिटिल का मीनिंग है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना भी है सारा का सारा। और ए जो है वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, राइट। तो इंडेफिनिट आर्टिकल तो फूड के साथ लगेगा नहीं। अब यहां पर कुछ खाना दे सकते हो या थोड़ा खाना दे सकते हो, यहां सम लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका प्लांटेड ट्रीज डैश द रोड। तो ये रोड है और इसके साइड पर पेड़ लगाए गए, और पेड़ किसने लगाए? अशोका ने लगाए, राइट। तो रोड के साथ पेड़ लगाए गए, तो अलोंग का मतलब होता है साथ। फिर अलोंग का मतलब क्या होता है? फिर अलोंग विद का मतलब क्या होता है? अलोंग विद का मतलब होता है साथ चलना, राइट। अलोंग का मतलब साथ, अलोंग विद का मतलब साथ चलना, मूवमेंट होनी चाहिए। इन का मतलब में, ऑन का मतलब पर। अब रोड पर तो पेड़ लगाए नहीं है, रोड में भी पेड़ नहीं लगाए हैं, रोड के साइड पर साथ में पेड़ लगाए हैं, राइट। तो इसलिए अलोंग आंसर होगा। अलोंग विद कहां अप्लाई होगा? मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और इसके साथ ये एक दूसरा व्यक्ति है, और ये दोनों साथ साथ इस रोड पर चल रहे हैं, तो उस केस में अलोंग विद का यूज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द कल्प्रिट वॉज टेकन टू जेल। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, राइट, कि दोषी को जेल में भेजा गया। ए कहां यूज होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल है, राइट। द डेफिनिट आर्टिकल है। एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, राइट, या नन ऑफ दीज। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में क्या डिफरेंस है? ए कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होता है और एन वॉवेल साउंड्स के साथ। इसके बारे में तो सभी अवेयर हैं, राइट। और फिर बचता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो उसे पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक जेल में भेजा गया होगा, तो चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कहां यूज करते हैं? कॉमन नाउन्स के साथ, राइट। कॉमन नाउन्स के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफिक किसी जेल में भेजा गया है, इसलिए यहां पर द आएगा, बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई इज। अब लाई क्या है? लाई एक होमोनिम है, राइट। लाई के दो मीनिंग है, दोनों वर्ब फॉर्म में है। एक मीनिंग जो लाई का है उसका मतलब है झूठ बोलना, झूठ बोलना। और दूसरा मीनिंग जो लाई का है उसका मतलब है लेटना या लिटाना, राइट। तो लाई अगर V1 है तो इसकी V2 और V3। V1 यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, और V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। तो झूठ बोलना वाला जो लाई है उसकी V2 होती है लाइड एंड V3 होती है लाइड। जो लेटना या लिटाना वाली है उसकी V2 होती है ले एंड V3 होती है लेन, राइट। तो हमसे पूछी गई है पास्ट फॉर्म लाई की, तो लाई की या तो लाइड पास्ट फॉर्म होगी या ले पास्ट फॉर्म होगी। तो तो ए तो गलत हो जाएगा,
वी ले जो है ये इसकी पास्ट फॉर्म होगी, यानी ये लेटना लिटाना वाला लाई के बारे में पूछ रहा है। लेन इसकी V3 होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल होती है, हमसे पास्ट पूछी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोल्ट्री डैश माइन, द पोल्ट्री डैश माइन। अब यहां पर क्या आना चाहिए? वर्ब आनी है। अब वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? तो उसके लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा पोल्ट्री सिंगुलर है या प्लूरल। तो पोल्ट्री इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। पोल्ट्री प्लूरल होता है और पोल्ट्री हमेशा प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स या नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ना ही उन्हें प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ एस या एस ऐड करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पोल्ट्री हो गया, पुलिस हो गया, देन ग्लासेस हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया। इस तरह के तमाम सारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही एग्जिस्ट करेंगे, वो सिंगुलर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब चूंकि ये प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए। इज तो सिंगुलर है, वॉज तो सिंगुलर है, बच गई आर। तो आर आपका आंसर होगा। हैज अगेन सिंगुलर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही विल हैव बीन पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। द सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? टेंस पूछा गया है। पहला है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब कौन सी यूज हुई है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब विल यूज हुई है, जो कि एक फ्यूचर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? फ्यूचर मॉडल है। यानी विल के साथ कभी भी ना तो प्रेजेंट में ना तो पास्ट में सेंटेंस बनता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो निग्लेक्ट हो जाता है हमारा। फिर बी, सी और डी में से कौन सा है? उसके लिए हमें मेन वर्ब देखना पड़ेगा। तो मेन वर्ब क्या है? बीन एंड पनिश्ड, राइट। तो ये क्या है? V3 है, राइट। और बीच में हैव हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये परफेक्ट एंड परफेक्ट के लिए हैव प्लस V3 चाहिए। इनडेफिनिट के लिए V1 चाहिए, राइट। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें चाहिए V4 यानी ING फॉर्म। तो ING फॉर्म तो नहीं है, इसलिए ये भी निग्लेक्ट हो जाता है। V1 तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी निग्लेक्ट हो जाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी ये पैसिव फॉर्म में है। किस तरह से एक्टिव होती हैं, किस तरह से पैसिव होती हैं, ये डिटेल में पढ़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, या himquiz.com पर जाकर के आप फुल कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ही वॉज इन स्कूल ही डैश गो टू स्कूल ऑन फुट। यानी कि वो जब स्कूल में था तब वो स्कूल ऑन फुट का मतलब है पैदल जाया करता था, राइट। तो पैदल जाया करता था, यानी कि यहां जो भी वर्ब लगेगी वो पास्ट की हैबिट या रूटीन एक्शन को डिनोट करती हो। तो यूज टू तो प्रेजेंट के लिए यूज हो सकता है, पास्ट के लिए यूज नहीं हो सकता। देन वुड पास्ट में यूज होता है, आउट टू अगेन प्रेजेंट में यूज होता है, मे अगेन प्रेजेंट में यूज होता है। बच जाती है पास्ट की सिर्फ और सिर्फ वुड वर्ब, जो कि पास्ट के रूटीन एक्शन को बोलने के लिए काम में आती है। तो इसलिए आपका आंसर है वुड। तो क्वेश्चन कहता है दैट अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो किताबों को प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे, राइट। और इसके लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सिनिक, बिब्लियोक्लेप्ट, बिब्लियोक्लास्ट एंड बिब्लियोफायर, राइट। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट फॉर मल्टीपल वर्ड्स देयर मस्ट बी वन वर्ड, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या टू सब्स्टिट्यूट अ सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड, राइट। तो पहली ऑप्शन है आपकी सिनिक।
सिनिक का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी हो, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, राइट, तो दूसरों का भला नहीं सोचता हो, तो ये तो नहीं हो सकता। देन बिब्लियोक्लेप्ट। अब ये जो वर्ड बिब्लियो है, ये रूट वर्ड है बुक्स के लिए। बिब्लियो यानी कि बुक्स से संबंधित, राइट। लेकिन सेकंड वर्ड क्लेप्ट, क्लास्ट या फाइल होगा, ये देखना पड़ेगा। तो लवर के लिए क्या रूट वर्ड होता है वो देखेंगे। तो क्लेप्ट जो होता है ये चोरी से संबंधित होता है वर्ड, टू स्टील। क्लास्ट रॉक्स से संबंधित होता है, बेसिकली फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स। जब किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें क्लास्ट्स कहते हैं। नाउ there is this word file, and file word comes from the root word philia. philia का मतलब होता है प्रेम, अफेक्शन, प्यार, राइट। तो फिलिया से फाइल, और हमें चाहिए भी लव से रिलेटेड वर्ड, तो दिस इज बिब्लियो फाइल, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द राइट सेंटेंस। सही सेंटेंस चूज करना है। तो सेंटेंस हम देखते हैं, हार्डली हैड वी गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन। हार्डली हैड वी गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन। हार्डली हैड वी गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। हार्डली वी हैड गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। यानी कि दो चीजें हैं, एक तो रेन हो रही है, राइट, और दूसरा हम बाहर जा रहे हैं, राइट, और इन दोनों में टाइम डिफरेंस है। क्लियर है। तो सारे के सारे सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहे हैं, एंड व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद हार्डली तो ये काम करता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस का, राइट। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जहां पर एक सेट अगर वर्ड का आ रहा है, एक सेट अगर कंजंक्शन का आ रहा है तो दूसरा कंजंक्शन आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड नाइदर है, अगर नाइदर है तो नॉर आना ही आना है सेंटेंस में। क्लियर है। एंड वर्ड नोट ओनली आता है मान लीजिए, तो बट ऑल्सो आना ही आना है। और इस तरह के तमाम सारे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस का काम करते हैं। इसी तरह से अगर हार्डली से सेंटेंस शुरू होता है तो हार्डली कंजंक्शन का काम कर रहा है, और हार्डली जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसके कोरिलेशन में व्हेन आना ही आना है। क्लियर है। तो बिना व्हेन के अगर हार्डली से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। व्हेन हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे नाइदर के साथ हमें नॉट चाहिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो देखते हैं, हार्डली हैड वी गॉन आउट, देन नहीं होगा, देन नहीं होगा। हार्डली हैड वी गॉन आउट व्हेन, एंड हार्डली हैड वी गॉन आउट, हार्डली वी हैड गॉन आउट व्हेन। तो ऑप्शन सी या डी में से होगा। अब जब कभी भी हार्डली से सेंटेंस शुरू होता है तो हार्डली के इमीडिएटली बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हम ऑप्शन डी में देखते हैं, सब्जेक्ट वी आ गया है हार्डली के तुरंत बाद, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर है। क्लियर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि स्पेलिंग कौन से वर्ड की सही है। सिमेट्री इस तरह का कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। यहां पर ए है, ये भी कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। सिमेट्री राइट है, सिमेट्री यहां पर भी ये गलत स्पेलिंग है। सिमेट्री का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, या जिसे हिंदी में आप कब्रिस्तान कहते हैं, राइट। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर अगेन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखेंगे, कैट किटन, डियर फॉन, फॉक्स कब, गूज डकलिंग, राइट। तो इसका क्या मतलब है? कुछ एनिमल दिए गए हैं और एनिमल के सामने उसके
ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस का नाम दिया गया है। कैट, किटन। कैट किटन मतलब कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। बिल्कुल ठीक, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। डियर के बच्चे को फॉन कहते हैं। फॉक्स के बच्चे को कब कह सकते हैं। गूस के बच्चे को डकलिंग नहीं कहते हैं। गूस के बच्चे को गॉजलिंग्स कहते हैं। डकलिंग तो डक के बच्चे को कहते हैं। राइट, तो इनकरेक्ट जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अजाइल। अजाइल का मतलब होता है चपल, चुस्त, इंग्लिश में एक्टिव। निम्बल का भी वही मतलब होता है। हमसे सिनोनिम पूछा है तो निम्बल आपका आंसर होगा। देखते हैं इससे ज्यादा पास का कोई वर्ड मिलता है क्या। स्लो एंटोनिम हुआ, लेजी एंटोनिम हुआ, निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, कृपण, जिसे इंग्लिश में आप माइजर बोल सकते हैं। राइट, अनजेनरस बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम है। राइट, तो निगर्ड भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेलाइस या मेलिस। मेलिस का मतलब होता है दुर्भावना, बुरी भावना किसी के प्रति। राइट, तो किसी के प्रति बुरी भावना तो अच्छी भावना, तो गुडविल अच्छी भावना होती है। तो क्या ये आपका आंसर है। देखते हैं इससे ज्यादा पास का अगर कुछ मिलता है एंटोनिम तो इलविल अगेन दुर्भावना होती है। स्पाइट अगेन हेट्रेड होता है, नफरत होती है। नफरत को स्पाइट कहते हैं, हेट्रेड कहते हैं। हेट अगेन सेम। तो इलविल, स्पाइट, हेट, मेलिस ये चारों सिनोनिम है। तो इनका एंटोनिम है गुडविल, अच्छी भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस बी दैट मीन्स इज, एम, आर या वॉज, वर, इनमें से कुछ भी हो सकता है, प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। राइट, तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, दिस वन, क्या ये एक्टिव में है या ये पैसिव में है। तो सब्जेक्ट, मॉडल और फिर बी प्लस V3, तो बी प्लस V3 पैसिव वॉइस है। राइट, तो बी प्लस V3 किसमें जाता है। अगर ये प्रेजेंट है तो V1 में, अगर ये पास्ट है तो V2 में। तो B प्लस V3 जो होता है वो प्रेजेंट है, तो हमें ऑप्शन के लिए चाहिए एकोमोडेट। एकोमोडेट की स्पेलिंग या एकोमोडेशन की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पढ़ती है। डबल सी आता है और डबल एम आता है इसमें। राइट, तो एकोमोडेट कहां पर है। एकोमोडेट, एकोमोडेटेड, एकोमोडेट, दैट मीन्स कि ये तो निकल गया। क्लियर है, अब बच जाता है ऑप्शन ए। तो हमने क्या बोला, जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाता है। दैट मीन्स केस भी चेंज होगा। तो ही का सब्जेक्टिव केस ही है और ऑब्जेक्टिव केस हिम। दैट मीन्स कि अगर यहां ही है, राइट, तो यहां ये हिम होना चाहिए।
क्लियर है? तो यहां ये तो हर है, ये भी गलत है, यहां भी ये हर है, ये भी गलत है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म। ये फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहां दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो जब कभी भी सेड टू ऑब्जेक्ट होता है तो ये जाता है टोल्ड में, और जो टू लगा हुआ होता है वो रिमूव हो जाता है, वो नहीं लगता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, टू लगा हुआ है। ये तीनों ऑप्शंस आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, बच जाती है ऑप्शन ए। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने 2019 में आए हुए PYQs पटवारी के जो इंग्लिश सेक्शन में आए हुए थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। आप HP पटवारी की तैयारी के लिए और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारा फुल कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको himquiz.com पर लॉगिन करना है, और इस तरह की दूसरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी और फ्री काउंसलिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।